थोड़ा सा 2 मिनट और वेट कर लेते हैं अनम का, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेट का प्रॉब्लम है। ओ मधुस्मिता, मैंने पढ़ा, कल ही पढ़ा यार, कल न्यूज में था बालासोर में कि नेट बंद हो गया, आज सुबह 10 बजे तक बंद था। तो तुम्हारे यहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है, सेक्शन 144 लगा है ना। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ मधुस्मिता, आई आई नो तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कट जाएगा तो तुम मुझसे बाद में पूछ लेना जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वहाँ कर्फ्यू लग गया ना बालासोर में, उड़ीसा में, तो इसीलिए मधुस्मिता वहीं से है। भाई, कम्युनल वायलेंस, शामिया उसके यहाँ कम्युनल वायलेंस हो गया बालासोर में, देखना न्यूज है उड़ीसा की। तो वहां पर बहुत ज्यादा वो सब हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, दंगा हो गया था, तो इसलिए सेक्शन 144 भी लगा हुआ है। अनम को एक बार देख लेती हूँ मैं, कहाँ है अनम, वेट। अनम का नेट भी बंद है, वो शायद उसने देखा नहीं है, क्या है। वो थोड़ा लेट ही ज्वाइन करती है वैसे भी। चलो हम स्टार्ट करते हैं, तो आएगी बीच में ज्वाइन करेगी, फिर बाद में क्वेश्चंस पूछेगी, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है ना, फिर वो खत्म नहीं हो पाएगा हमारा ये वाला चैप्टर। ठीक है। तो कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी, उसके फीचर्स क्या है, कहाँ से डिराइव होता है, कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो अब मैं आप लोग से उस चीज के बारे में क्वेश्चंस पूछूंगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मधुस्मिता, ये आप मुझे बताइए, मधुस्मिता आप बताइए कि कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 3 में। ओके गुड। और शामिया, ये बताइए कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। 12 से 35। गुड, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को माग्ना कार्टा भी कहते हैं, तो माग्ना कार्टा मतलब क्या है, क्यों, मतलब क्यों माग्ना कार्टा कहते हैं, माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्योंकि मैग्ना कार्टा एक वर्ड है जो पहले जिस जगह में फंडामेंटल राइट्स आता है उस जगह में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाँ इसलिए इसको हमारे इंडिया में पहली बार हाँ। फंडामेंटल राइट्स दिया गया लोगों को, तो इस ओके ओके, बट देखो फंडामेंटल राइट्स से इसका नहीं, थोड़ा देखो, मैंने बताया था ना कि ब्रिटिश ब्रिटिश के टाइम की बात है ये। जब ब्रिटेन में, जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब किंग और क्वीन होते थे, तो वहां पर भी आम लोगों के पास राइट्स नहीं थे। मगर कुछ ऑटोक्रेट्स को, कुछ अमीर लोगों को, कुछ घरानों को राइट्स दिए गए थे, कुछ घरानों को, सारे आम लोगों को नहीं। तो उसको, उस अग्रीमेंट को माग्ना कार्टा कहते हैं। वो क्वीन, ब्रिटिश मतलब क्वीन और उनके बीच में साइन हुआ था, वो जो ऑटोक्रेट्स थे। तो माग्ना कार्टा उसे कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ये इंडिया का माग्ना कार्टा है। बहुत लेमैन्स टर्म में आपको समझाया है, तो ये पॉइंट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके फंडामेंटल राइट्स ऐड करे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए। हाँ, यूएसए से। तो यूएसए का फंडामेंटल राइट का वो पर्टिकुलर नाम क्या है। बिल ऑफ राइट्स। वेरी गुड, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। तो और मैंने बताया तो फीचर्स बताए थे, तो चलो बधु, इसमें तो एक फीचर बताओ फंडामेंटल राइट का, कोई भी एक फीचर बता दो। कोई बात नहीं, शामिया। फंडामेंटल राइट्स, आइडेंटिटी ऑफ पीपल, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ऐसा मतलब आप, था। और था देखो, अगर ये कहना चाहते हो एस्पिरेशन पीपल। एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। जी जी। ओके ओके, ठीक है। तो देखो, मैंने एक चीज बताई थी, इसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, कुछ सिटीजन्स और एलियंस दोनों के लिए हैं। और मैंने एलियंस कौन एलियंस, से बोर्ड बताए। एलियंस। हाँ, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे, वो आ गया ना याद, याद आया ना। तो अगर मैं स्टेटमेंट जी। बनाऊं कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। गलत गलत है। है। हाँ, क्योंकि ये सिटीजन्स के लिए भी है, कुछ सिटीजन्स के लिए भी है सिर्फ, और कुछ एलियंस और सिटीजन्स दोनों के लिए है, ठीक है। और मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है नेचर में। तो जस्टिशिएबल का चलो मतलब बता दो, कौन बताएगा। जस्टिसेबल मतलब फिक्स नहीं है, कुछ बाउंड्री है उसमें। कभी कभी ये हो सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स हमसे छीना जा सकता है।
जैसे कि नेशनल मतलब नेशन में जैसे कहीं पर कुछ हो गया, दूसरे नेशन के साथ दंग झगड़े भगड़े हो रहे हो, तब इमरजेंसी के टाइम पर चुना अच्छा, जा सकता है, और उसमें फ्लेक्सिबल है। कॉन्सेप्ट तुमने एक दूसरी चीज का बता दिया। ये जस्टिशिएबल का मतलब नहीं होता, ये एब्सोल्यूट, मतलब इसका मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है, उसका तुमने ये बताया, तुमने एक्सप्लेनेशन से ही बताया कि एब्सोल्यूट नहीं है कि हमें फंडामेंटल राइट हर सूरत में, मगर इमरजेंसी के टाइम हमसे ले लिए जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। मगर मैं जस्टिशिएबल का मतलब पूछ रही थी। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊं, जस्टिशिएबल कैसे याद रखना, जस्ट से याद है ना, जस्ट, जस्ट का मतलब जुडिशियरी, जस्ट मतलब हम कभी न्याय लेने जाते हैं, कहाँ जाते हैं बताओ, न्याय कहाँ से मिलता है आपको? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। न्याय जब भी दिमाग में आता है तो कोर्ट याद आता है ना, न्याय का मतलब जुडिशियरी, जस्ट, जस्टिशिएबल। ठीक है। तो जब फंडामेंटल राइट्स आपसे कोई छीनता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, तब हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हम गुहार लगा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीने जा रहे हैं, आप एक्शन लीजिए, आप कुछ करिए। तो इस चीज को जस्टिशिएबल कहते हैं। तो मधुस्मिता अब की बार कैसे याद रखोगी, जस्ट से, जस्ट कोई भी चीज होगी तो आप जस्टिस पाने के लिए कहाँ जाते हो? जस्टिस। जी जी। ठीक है, मैं डाउट है एकदम ऐसे याद रखना। मेरे। हाँ, जी। मधुस्मिता कुछ कह रही थी आप? नहीं। हाँ, तो याद रहेगा ना आपकी जस्टिशिएबल का मतलब। जी जी। ठीक है। और जो तुमने वो वाली बात बताई थी ना, उसका मतलब ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड है नेचर में, एब्सोल्यूट नहीं है। तो उसका मतलब तुमने बता दिया कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमसे लिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो वो वाली बात होती है, वो भी इमरजेंसी ऐसी कोई सिचुएशन में। ठीक है। तो मतलब जस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। और वो भी एक बात बताई थी कि जो फंडामेंटल राइट्स परमानेंट या सैक्रोसेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, सैक्रोसेंट का मतलब पता है किसी को? सैक्रोसेंट अंग्रेजी का एक शब्द है, बस बस याद रखना अगले हमेशा के लिए। मतलब सैक्रोसेंट का मतलब पता है क्या होता है? कि जैसे बाइबल है, कुरान है, और आपका वो हो गया गीता हो गई, जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनको कहते हैं सैक्रोसेंट है, मतलब ये प्योर है, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तुम समझ रहे हो, बिल्कुल वो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है, इसमें चेंजेस लाते हैं, मगर ऐसा चेंजेस नहीं लाते हैं कि बिल्डिंग पूरी बिगाड़ दी, अलग टाइप कर दी। मैंने क्या बताया था कल आप लोग को, आर्किटेक्चर का एग्जांपल दिया था कि जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करेंगे, यहाँ की बेड चेंज करेंगे, यहाँ पे पर्दे डालेंगे, तो ये हम चेंजेस कर रहे हैं, मगर कोई कहे कि बिल्डिंग तुम तोड़ के दूसरी बना लो, तो वो नहीं कर सकते। तो आप जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं आप। थोड़ी बहुत चीजें को चेंजेस कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का आप चेंज नहीं कर सकते। ये किस केस में बोला गया था? केशवानंद भारती केस। ये बात इतनी आएगी ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इतनी बार, तुम्हें शायद पहली बार सुन के लग रहा होगा ये क्या है भाई, कौन सा केस है, क्या है। ये इतना सुनोगे ना कि रट जाएगा, दिमाग में बस जाएगा। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है, जस्टिस पीएन भागवती बहुत फेमस जज, मतलब उन्होंने बहुत जबरदस्त उस टाइम पे जजमेंट्स दिए हुए हैं, उन्होंने, उनका ये था उस टाइम पे, केशवानंद भारती सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। ठीक है। उसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंड हो सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है उसमें चेंजेस, जैसे पार्लियामेंट बैठती है तो कभी कभी चेंजेस लाती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जैसे अभी ये वाला बिल लाई, विमेन्स राइट बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके ना, सीए इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, तो चेंज लाके बिल लाई है। तो जब अमेंडमेंट करते हैं हम, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, मगर हम बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है वो आगे पता चलता जाएगा। मगर अगर मैं ये पूछूं कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करा है कि नहीं, तो बताओ मधुस्मिता कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करा है कि नहीं? आई थिंक मधुस्मिता का नेट कट गया है उसका, हाँ उसके यहाँ प्रॉब्लम है ना, उसके यहाँ 144 लगा है। तो शाम में तुम बताओ। आप ही फिर से रिपीट कर दिए। मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं बोल रही हूँ, ये
चीज बताई गई है ये क्या होती है क्या नहीं, डिफाइन करी गई है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है? की गई है। नहीं करी गई है। तभी तो जुडिशरी ने, जब मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली गई है केशवानंद भारती केस में, कि जो आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये जब कुछ भी होता है ना, जब कोई मसला पड़ता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्लियामेंट में, इन सब में, तो सब कुछ जुडिशरी के पास आता है, समझ रही हो, सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, वो सॉल्व करती है। तो जब ऐसे कोई मसला फंसा था तो ये जजमेंट आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कि अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर आप बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये बताएं, ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि नहीं। तो आप याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइंड है कुछ भी, ये सब जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है शामिया, आ गया समझ में? जी आ गया। ओके ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी से थोड़ा स्टार्टिंग है, थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, इसीलिए पता है मेरा पॉइंट यही था सारे जो बेसिक स्टूडेंट्स को लेने का, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो पता है आप मतलब बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, थोड़ा वक्त लगता है बस। ठीक है, इट्स नॉट इजी। मैं अपने बारे में बता रही हूँ ना, मैंने पहली बार मैंने कहीं से पढ़ा, मतलब किसी ने मुझे पढ़ाया नहीं था, मैंने खुद से बुक उठा के पढ़ा था। तो समझ सकते हो, मुझे सब सर के ऊपर से जा रहा था, भैया ये सब क्या है, कहाँ से आ गया, कैसे पढ़ूंगी मैं, कैसे कवर करूंगी। पर जब आप पढ़ते रहोगे ना यार, ये सब चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है ना, और आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो ये चीजें। आईएएस नहीं भी बने ना, आपको ये सारी चीजें इतनी काबिल बना देंगी ना, इतनी गारंटी मैं देती हूँ, कसम से बता रही हूँ मैं, कि आप चीजें समझ सकते हो, न्यूज़पेपर रीड करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो ये सब आराम आराम से समझो, चिल होके, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस मैं जितना बोलती हूँ उतना पढ़ते रहा करो रोज। ठीक है, तो चलो, अब हम ये हमने कल का रिवाइज किया है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हम आते हैं, आज से हम आर्टिकल 13, मतलब हम पूरे आर्टिकल वाइज पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम आर्टिकल 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, तो आर्टिकल 13 को बी आर अम्बेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, बेइंतहा इंपॉर्टेंस दी थी आर्टिकल 13 को। कहा गया था ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था उसको। ठीक है, एक मिनट, ये मैंने आर्टिकल 12 नहीं बताया ना मैंने आप लोगों को। ओके, वेट वेट वेट, आर्टिकल 12 पहले बताऊंगी फिर तो। ठीक है, आर्टिकल 12 उतना कुछ नहीं है, स्टेट को डिफाइन करा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ शामिया, एक मिनट, 12, जी पूछिए। स्टेट क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? स्टेट क्या, तुम पहले स्टेट जो समझती थी और अब जब से पॉलिटी पढ़ने लगी हो, तुम स्टेट क्या समझती हो? स्टेट क्या होता है? स्टेट का सिंपल मीन्स राज्य ही पता है, और कुछ नहीं फिलहाल। हाँ, राज्य पता है ना तुम्हें? हाँ। हाँ ठीक है, राज्य पता है जब तुम्हें, तो एक मिनट, पॉलिटी 9 का डिस्कशन का है मेरा, जस्ट वेट अ मोमेंट, एक मिनट। हाँ, राज्य पता है ना, तो राज्य, बट अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट बोल रहे हैं, वो उसका मतलब पता है वो क्या है? वो कौन सी स्टेट की बात में, जब मैं स्टेट स्टेट बोल रही हूँ बार बार बार, तो क्या हम यूपी या बिहार ऐसे स्टेट्स की बात कर रहे हैं? बताओ शामिया। एक बार फिर से रिपीट कर दिए आपने। हाँ, मैं कह रही हूँ, जब मैं तुमसे यहाँ पर स्टेट स्टेट बार बार बोल रही हूँ कि शामिया स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट, स्टेट को ये नहीं करना है, स्टेट को करना है ये वो, तो तुम स्टेट जो पहले स्टेट समझती थी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला स्टेट समझ रही हो कि कुछ और समझ रही हो? नहीं, यही वाला स्टेट समझ रही हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें पहली क्लास में, तो पहली या दूसरी क्लास में जब फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया तो बताया था, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी मैं स्टेट बोलूंगी, स्टेट का मतलब पूरी कंट्री समझना, इंडिया समझना, गवर्नमेंट समझना, समझ रही हो? यहाँ पर स्टेट का मतलब वो हम्म। स्टेट्स वाला स्टेट। ठीक है, ये बात याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल जी 12 जी। यही बताता है, आर्टिकल 12 जो है वो यही बताता है कि स्टेट क्या है।
ये क्या स्टेट है जो हर जगह हम हर आर्टिकल में स्टेट 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 शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल डू दिस, स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को नहीं करना चाहिए। तो आखिर भैया स्टेट क्या है? अगर आप यही बता दें हमें स्टेट क्या है, जिसको आप बोल रहे हैं कि तुम ये करो, तुम ये ना करो, तुम ये करो, तुम ये ना करो, कॉन्स्टिट्यूशन हर बात पे यही बात बोल रहा है, तो वो पूछ रहे स्टेट है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को बताया गया कि स्टेट क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। अब स्टेट में क्या क्या आता है? यूनियन आता है, फिर तुम्हारा वाला स्टेट आता है जो तुम स्टेट समझ रही हो, यूपी बिहार, ठीक है, यूनियन, स्टेट और लोकल बॉडीज। तो यूनियन में क्या क्या हो गया आपका? आपका ये राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया। और स्टेट में क्या हो गया? स्टेट का हो गया लेजिस्लेटिव पार्ट और एग्जीक्यूटिव पार्ट। अच्छा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पता है? लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो राज्यसभा लोकसभा वही और नहीं कुछ? नहीं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव जो नो कानून नो। बनाता है, जैसे पार्लियामेंट है, कानून बनाता है। और अच्छा। एक होता है एग्जीक्यूटिव, वो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, कानून को लागू करता है। तो इसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कानून बनाने वाला, कानून लागू करने वाला। हमारे में कानून बनाने वाला कौन है? पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर कानून बनाते हैं ना। मगर जी। कानून लागू कौन करता है? मिनिस्टर्स करते हैं, मिनिस्टर्स, ठीक है, तो मिनिस्टर्स करते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? मिनिस्टर्स को कहते हैं। शामिया, तुम्हारी तरफ से आवाज हो रही है क्या? तो अपना म्यूट कर दो फिर। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये चीज याद रखना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट में आ गया आपका यूनियन का लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, स्टेट का लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। और लोकल लोकल बॉडीज में दो चीजें आती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या? म्यूनिसिपैलिटीज बेसिकली, और पीआरआई, पंचायती पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लोकल बॉडी पे तो पता है ना, पंचायती राज होता है, ठीक है। तो ये जी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटीज। तो स्टेट जब हम बोल रहे हैं, तो स्टेट का मतलब होता है ये सारी चीजें। समझ रही हो? अब तुम्हें समझ में आया? वो यूपी झारखंड छत्तीसगढ़ वाला स्टेट नहीं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है वो इंक्लूडेड नहीं है, वो भी है, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट का मतलब होता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है जुडिशरी भी स्टेट में आता होगा? कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये सब भी स्टेट? जब हम स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं तो स्टेट के डेफिनेशन में क्या ये भी आता है? यस। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई थी कि क्या मतलब ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो जुडिशरी के दो काम होते हैं। एक तो वो जुडिशियल फंक्शन करता है, मतलब अपना काम करता है, जस्टिस वाला, केसेस को देखना, ये सब करना। मगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करता है, मतलब अपने वहां के स्टाफ को एलोकेट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, समझ रही हो? ये सारे काम, अपने स्टाफ को लाना कि कौन स्टाफ में होगा, कौन ये होगा। तो जस्ट ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है तो वो स्टेट के अंदर आता है, मगर जुडिशियल काम करता है तो स्टेट के अंदर नहीं आता है। मैं ये वाले नोट्स तुम्हें भेज दूंगी अभी, ठीक है, मगर इंग्लिश में है ये। ओके, आप तो मैं, हिंदी में मैं लिख लूंगी हाँ, फिर। तुम उसको ट्रांसफर कर करके लिख लेना, ठीक है। तो ये होता है स्टेट का मतलब। स्टेट का मतलब समझ गई ना? हम लोग पता है फंडामेंटल राइट्स जी। दोबारा रिवाइज भी करेंगे, और फिर मैं इसमें तुम्हें एक दो चीजें और इन डेप्थ बताऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तुम्हें इन डेप्थ और ज्यादा जाएंगे हम लोग, तो तुम लोग थोड़ा सा वो हो जाओगे। अभी थोड़ा सा मैं और इसमें इन डेप्थ जाऊंगी, एक दो क्लासेस के बाद फिर से रिवाइज कराऊंगी, जब तुम लोग एक बार समझ जाओगे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। फिर जब आर्टिकल 12 पे आऊंगी तो फिर थोड़ी सी इसके और डिटेल बात करूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल समझ गए ना आर्टिकल 12 किस बारे में बात करता है? स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो चलो अब हम जी। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 13, 13, आर्टिकल 13 मतलब 13, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ये पता है क्या कहता है? मैं इसकी इंग्लिश में बात बताती हूँ क्या कहता है, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ, समझाती हूँ क्या कहता है। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड। जो भी कानून बनाए जाएंगे या बन चुके हैं, जो भी पुराने कानून लागू हो रहे हैं ब्रिटिश के टाइम के, और जो आगे कानून बनाए जाएंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट को काट रहे होंगे, ऐसा कुछ बना, मतलब कोई भी कानून ऐसा बना रहे हैं जिससे कि फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रही होगी, या फंडामेंटल राइट पे कोई भी आंच आ रही होगी,
तो वो कानून वॉइड होंगे, वो कानून नल होंगे, उन कानून का कोई मायने नहीं होगा। ये कहता है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, तुम खुद सोचो कि फंडामेंटल राइट्स को कितनी इंपॉर्टेंस दे दी, कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकते जिससे किसी की फंडामेंटल राइट पे आँच आए। समझ में आई बात? तो ये बात याद रखना। तो आर्टिकल 13 बहुत बहुत बहुत, और कानून का मतलब यहाँ पे लॉ जो वर्ड यूज हुआ है, इसमें लॉ का मतलब परमानेंट लॉ है, ऑर्डिनेंस है मतलब टेम्परेरी कोई लॉ बनाए, परमानेंट। और हम कस्टमरी लॉ, मतलब कस्टमरी लॉ पता है क्या होता है? जैसे कुछ हमारी रीति रिवाज, कुछ रीति रिवाज भी ऐसे हैं तो वो उनपे भी ये चीज लागू होगी। समझ रही हो? तो कुछ भी ऐसा जो कि हैम्पर कर रहा होगा फंडामेंटल राइट में, वो चीज वॉइड होगी, उस चीज के कोई मायने नहीं होंगे। तो फंडामेंटल राइट हमारा इतना इंपॉर्टेंट, समझ में आया? ठीक है ठीक है, चलो हमारा आवाज बंद कर दो, वॉइस। ठीक है। तो ये होता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, आर्टिकल 13 बताता है कि कोई भी कानून लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड। वो खाली होंगे, वो नल होंगे। आपने कोई भी कानून बनाया हो या पुराना कोई कानून लागू हो रहा हो, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को हैम्पर करेगा तो वो कानून रद्द होगा, वो कानून कोई मतलब नहीं होगा उसका। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले, आर्टिकल 14 पे। ओके ठीक है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, सारे ही यार, मैं हर आर्टिकल में बोलूंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कहोगे अब तो सभी पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। आप इसको अभी टेंशन मत लेना, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे ना, तो अपने आप दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा बस। जब भी आप बार बार चीजों को पढ़ो ना, तो जैसे कि कोई रास्ता है, कभी कोई नई जगह पे जाती हो, बचपन से अपने घर से स्कूल गई होगी, तो वो रास्ता तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा ना। कभी तुमने बैठ के याद तो नहीं करा होगा ना कि मतलब आज स्कूल का रास्ता याद करूंगी, नहीं, रोज जाते रहे तो याद हो गया। कभी पर्पसली नहीं याद किया मैंने, कभी अपने स्कूल का रास्ता पर्पसली नहीं याद किया था, हाँ जा रही हूँ रोज, जा रही हूँ रोज, तो याद हो गया। जेएनयू जिस दिन मैं पहली बार गई थी, आई रिमेम्बर, देख रही थी मैं कहाँ कैसे, अब लिटरली ऐसे बैठी रहती हूँ, पूरा रास्ता रटा पड़ा है, याद नहीं करा कभी मैंने, मगर 2 साल में इतनी बार गए, क्या कोई याद हो गया? तो जब आप बार बार चीजें करते हो ना, तो वो याद हो जाती हैं, उसको रटने की जरूरत नहीं है, और वो इतनी अच्छे से दिमाग में ना आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में आ जाता है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, जब बार बार पढ़ोगी, मगर शर्त ये है बार बार पढ़ना है। अगर मैं बोल के जा रही हूँ कि अभी तुम लोग वापस, जब मैं क्लास खत्म होगी, जो मैंने पढ़ाया है वो बुक से देख के अच्छे से रिवाइज करोगे, उसके नोट्स बनाओगे, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, तभी क्लियर होंगी चीजें, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मस्ट। आपको कोई बता के कुछ चला जाए, मगर जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, उस चीज का कोई मायने नहीं होता। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से हम राइट टू इक्वालिटी पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें दो हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं आर्टिकल 14 में। तो इसमें मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ में कहता है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कानून की नजर में सब बराबर हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई हो, मतलब ये कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है, ये बोलता है कानून की नजर, कानून की आंख पे पट्टी है, सब बराबर हैं। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है कि अगर सिमिलर कंडीशन है तो सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर सिचुएशन सेम है, ठीक है, तो सिचुएशन तो ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए। मान लो मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, हमारे यहाँ पर ये सब होता है ना बहुत। मान लो कोई बहुत अमीर इंसान है, अभी मैं तुम्हें एग्जांपल लेती हूँ, एग्जैक्टली अभी पुणे में वो सुना होगा ना तुम लोगों ने कि पॉर्शे कार थी, जिसको एक एक्सीडेंट कर दिया किसी लड़के ने, छोटा, मतलब ही इज नॉट बालिग नहीं था, मगर वो ड्रंक करा हुआ था। और नहीं सुना है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। पुणे की एक न्यूज थी, थोड़ा न्यूज देखा करो। देखो, हर कुछ वो क्राइम के पर्पज से नहीं देखना होता है कि एक क्राइम केस है तो छोड़ दो, देखो उससे क्या डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर एक लड़का था,
तो उसने पोर्शे मतलब कार ड्राइव करा था, बहुत अमीर था, बहुत बड़ी घर का था, बड़ी कार थी उसके पास, ड्राइव कर रहा था, उसने किसी को मार दिया, मतलब मार क्या दिया, एक्सीडेंट हो गया उसकी कार से, वो इंसान मर गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि बहुत उसमें पैसे वैसे लगाए गए, उसके माँ बाप ने पैसे लगाए। जब ब्लड टेस्ट होता है ना, खून की जांच होती है, अगर कोई पीए होता है तो वो खून से पता चलता है कि ये पीए था कि नहीं था, ऐसे कुछ होता है। ठीक है। तो जब उसका ब्लड टेस्ट करा गया तो मतलब नहीं निकला कि उसका वो, क्योंकि उसका ब्लड टेस्ट हुआ ही नहीं था, सबको पैसे खिला दिए गए, और ताकि डॉक्टर ने उसकी माँ का या पापा का ब्लड ले लिया था पैसे खिलाने की वजह से। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून। आप देखिए, आप अमीर हैं तो इस चीज को वो मत करिए, सोचो किसी की जान चली गई तो आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो अगर सिचुएशन सिमिलर है तो आपको सिमिलर वो, मान लो किसी ऑटो वाले से किसी का एक्सीडेंट हो जाता और वो मर जाता, तो आपको लगता है वो ऑटो वाला बचता? उस ऑटो ही वाले का खून लिया जाता है ना, उस ऑटो ही वाले की जांच होती ना, उस ऑटो ही वाले को सजा सुनाई जाती ना। मगर ये बिकॉज अमीर का है तो ये नहीं। तो अगर सिचुएशन सेम है तो ट्रीटमेंट भी सेम होना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब। और देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हम लोग ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। तो ये याद रखना, इसके नोट्स में भेज दूंगी, इसको पढ़ना जरूर, तब समझ में आएगा चीजें। ये तुम्हारा क्लियर हो गया इतना बेसिक तुम लोग। इसमें एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस देखो। ठीक है। एक्सेप्शंस है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज मिली होती हैं लोगों को। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 15 पे। ठीक है। हम आर्टिकल 15 पढ़ के आज शामिया, आज खत्म करेंगे, बिकॉज मधुस्मिता का भी नेट नहीं चल रहा है और लोग भी आ नहीं पाए हैं, तो इतना खत्म करेंगे। और तुम भी रिवाइज करना ये सारी चीजें, ताकि तुम्हें बर्डन ना हो। ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किन किन बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किस किस बेसिस पे? ये 5 चीजें, इनके अलावा आप किसी चीज पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, बट इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कौन कौन से ये बेसिस है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्या? रिलीजन का मतलब तो समझ में आ गया होगा तुम्हें कि रिलीजन क्या होता है। कास्ट समझ में आ गया होगा, सेक्स मतलब फीमेल है कि मेल है, प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, आप किसी में मतलब दो लोग हैं, अब मैं एक इंसान को कहूंगा आओ तुम्हारे लिए मैं ये करूंगी और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी, दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेशन इज। किसी में पक्षपात करना, हिंदी का वर्ड होगा उसका पक्षपात। कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट, ये सब कुछ स्टेट को कहा जा रहा है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल बॉडी की गवर्नमेंट हो गई, ये सबको कहा जा रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ना ही रिलीजन के बेसिस पे, ना ही कास्ट के बेसिस पे, ना ही सेक्स के बेसिस पे, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो ये कहा जा रहा है आर्टिकल 15 में। ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा। आपको पता है सबरीमाला केस सुना है आपने? सबरीमाला केस, सबरीमाला एक टेम्पल है केरला में। तो वहां पर जो लॉर्ड, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। शाम में आप याद रखना, एसए में यूज करना, पॉलिटी में यूज करना, हर जगह। तो सबरीमाला केस आज से 3 4 5 साल पहले की बात है, बहुत बवाल मचा था। क्या है वहां पर जो डीटी है, वहां के जो गॉड हैं, उनको कहा जाता है कि वो ब्रह्मचार्य थे, ब्रह्मचारी हैं। तो वो औरतों को, वो नहीं चाहते कि वहां पर औरतें आए। ठीक है, ऐसा कहा जाता था। वहां पर औरतें नहीं अलाउ करी जाती थी कि औरतें आए, और वो मतलब औरतें आएंगी तो उनका मतलब ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी कहा जाता है, वो टूटेगा। तो उसमें कहा गया था
मेंस्ट्रुएटिंग औरतें, अब मेंस्ट्रुएटिंग औरतें पता है ना, जिन औरतों के पीरियड्स होते हो, तो वो कोई पर्टिकुलर एज है, मान लो 11 साल से लेके 45 ईयर्स तक यूजुअली पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, औरतों को। तो कहा गया था कि मेंस्ट्रुएटिंग औरतें नहीं आएंगी, उस मंदिर में मेंस्ट्रुएटिंग औरतें नहीं आएंगी, नहीं दाखिल होंगी। तो बैन था, वहां पर सिर्फ मर्द जा सकते थे, फीमेल नहीं जा सकती थी। तो वहां पर एक एक्टिविस्ट ने केस करा, कहा कि ये तो आर्टिकल 15 का वायलेशन है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। सेक्स का मतलब होता है मेल है या फीमेल है, तो आप तो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो आर्टिकल 15 को लेके सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। क्यों सुप्रीम कोर्ट गई? क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था। तो सबरीमाला केस इतना ज्यादा फेमस है, तो वहां पर फिर डिबेट आ गई थी कि राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 26 जो है वो राइट टू रिलीजन है। तो अब राइट टू रिलीजन वर्सेस राइट टू इक्वालिटी के बीच में डिबेट आ गई थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे पास गया था। वो हम डिटेल में बाद में समझेंगे क्या हुआ इस केस में। बट हमेशा याद रखना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। मगर इसी 15 का क्लॉज 3 कहता है, हमें क्लॉज का मतलब पता है क्या है? मान लो एक कोई बात बता रहे, मैंने बताया शामिया ये बात सुनो, मगर सुनो एक और पॉइंट सुनो इस बात का। अच्छा एक और पॉइंट, तो आपने मेन बात कह दी, उसके बाद पॉइंट्स में कुछ बातें लिखी, तो उसको क्लॉज कहते हैं, CLAUSE, क्लॉज। ठीक है, तो उसका क्लॉज 3 मतलब इसी आर्टिकल में जो थर्ड पॉइंट है, वो पता है क्या कहता है? कि विमेन को, जब देखो इसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं रिजर्वेशन नहीं कहेंगे, इसे हम बेसिकली कहेंगे कि पॉजिटिवली अगर आपको कुछ करना है सोसाइटी के लिए, तो आपको उठाना होगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी। मान लो दलित थे, दलित तो डॉन ट्रेडन थे, उनके साथ तो बहुत बुरा व्यवहार होता था, औरतों के साथ बहुत बुरा। तो जब आपको किसी नीचे कोई इंसान है उसको उठाना पड़ेगा ऊपर, तो आपको उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे। अब आप कहोगे कि औरतों को दिल्ली मेट्रो में एक पूरी बोगी मिली हुई है, वहां मर्द नहीं जा सकते, तो कोई जाके केस कर सकता है आर्टिकल 15 के बेसिस में कि यहाँ पर तो सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? नहीं कर सकता है, क्योंकि इसी आर्टिकल के एक क्लॉज ने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं अगर आपको किसी को आपको औरतों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ उनके स्पेशल प्रिविलेजेस देने ही है, तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट है, ये इसे ठीक है, ये चीज याद रखना। तो वैसे ही रिजर्वेशन भी है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो आप कह दोगे कि रिजर्वेशन तो भाई कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, तो ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है, नहीं। इसमें भी फोर्थ क्लॉज ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो अगर आपको किसी को अपलिफ्ट करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, पक्षपात की बात करता है। समझ में आ गई बात? तो हमने आर्टिकल 12, 13, 14, 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल का रिवाइज करोगे। ठीक है, सब कुछ कल का रिवाइज करना है, और ये सारे आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इनको डिटेल में पढ़ो, तुम अच्छे से पढ़ो। इसके बाद मैं इसको और इन डेप्थ भी डिस्कस करूंगी, मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज तुम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाओगे, बिकॉज तुम लोग की अभी बस स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बहुत सारे केसेस भी देखेंगे। मगर अभी इतना एटलीस्ट समझ लो, बेसिक्स आ जाएंगे ना, फिर हम नेक्स्ट बार जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हम इसको और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और बाकी ऐसे वैसे मैं चेक कर लेती हूँ, जो तुम लोग ने मैंने दिया था वो तुम लोग को लिख के भेजो जरा जल्दी। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप ही वो इंशाल्लाह। ऐसे हाँ बताओ ऐसे बताओ। हुआ नहीं है, बिकॉज वो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हम लिखे कहाँ से उसे। ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही है ऐसे में, बताओ मुझे, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है? जैसे जो आपने टॉपिक, हाँ वो टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा, गूगल किया मतलब यूट्यूब पे सर्च किया। मेरा ये मतलब है कि जैसे कोई बुक वगैरह हो उससे पढ़ के अगर हम लिखे, और ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मैं तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होती है। मैंने वो लिखा है ना ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी पे दिया है कि ब्यूरोक्रेसी जो है फंडामेंटल मतलब डेमोक्रेसी के लिए मतलब कोई रुकावट नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। ब्यूरोक्रेसी से डेमोक्रेसी और अच्छे से चल सकती है, ये उस ऐसे का मतलब है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जिस चीज के लिए तुम एस्पायर कर रही हो, क्या है ब्यूरोक्रेसी? IAS बनना, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आना, ये ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, करप्शन, देखो ये लोग बहुत मशहूर है, आई सारी चीजों पे, स्टेज पे करप्शन बहुत होता है। तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकती हो कि कहीं ना कहीं उसको समझते हैं कि रुकावट है, बट ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी उसमें, IAS को आप कोट कर सकते हो, बहुत सारे IAS के बारे में पढ़ सकते हो, IFS के बारे में पढ़ सकते हो जो अच्छे काम कर रहे हो लोगों के लिए। तो डेमोक्रेसी को अपने जैसे इलेक्शन में अभी किसी अच्छे IAS का क्या रोल रहा, तो वो चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं वैसे तुम्हें एक दो एसेज भेज सकती हूँ, मेरे पास एक बुक है ऐसे की, 151 एसेज है उसमें। इससे रिलेटेड जो एसेज है मैं तुम्हें उसकी फोटो खींच के भेज देती हूँ। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा देख लेना, बट मैंने तुम्हें थोड़ा टॉपिक समझा दिया है कि टॉपिक ये है
कि ऐसे, और तुम ये चीजें यूज कर सकते हो। जैसे अभी इलेक्शन हुआ है तो किसी आईएएस ने या किसी अच्छे ने, उसने कुछ अच्छा रोल प्ले किया, जैसे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, उसने अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाया कि आइए आप लोग अपना हक समझिए, ये करिए, उसको अवेयर कराया, अवेयरनेस फैलाया। तो ये सारी चीजें तुम यूज कर सकती हो ऐसे ऐसे में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आ रहा है, कोशिश करो।